समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का प्रमुख शासक था, इनके विषय में हम पृष्ठभूमि देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त, जिनका कार्यकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है, इनको स्वीकार किया जाता है। इनके पश्चात घटोत्कच, जिसका कार्यकाल 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक माना जाता है, गुप्त वंश का द्वितीय शासक था। तृतीय शासक के रूप में चंद्रगुप्त का कार्यकाल 319 से 324 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः प्रारंभिक दो शासकों को स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं माना जाता। चंद्रगुप्त के साथ वास्तविक गुप्त राजाओं की परंपरा का प्रारंभ हुआ। समुद्रगुप्त के विषय में यह स्वीकार किया जाता है कि वह अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, किंतु योग्य होने के कारण पिता के द्वारा उसे युवराज, अथवा कुछ इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि वह सम्राट बन गया था या बना दिया गया था उसके पिता के द्वारा। अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त ने इसे सम्राट घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त के विषय में शिलालेखों, स्तंभलेखों, मुद्रा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, साहित्यिक ग्रंथों से व्यापक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे समुद्रगुप्त के काल के बारे में इतिहास लिखने में सुविधा प्राप्त होती है। प्रामाणिक सामग्री के रूप में प्रयाग प्रशस्ति विद्यमान है। यह प्रशस्ति प्रयाग के किले के भीतर अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसे समुद्रगुप्त की सभा के प्रसिद्ध विद्वान हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। समुद्रगुप्त कालीन जानकारी प्राप्त करने के लिए एरण का अभिलेख महत्वपूर्ण है, जो सागर के पास स्थित है। गया, नालंदा में प्राप्त ताम्रपत्र समुद्रगुप्त विषयक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। गुप्तकालीन मुद्राओं से भी इस काल के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विशेषकर समुद्रगुप्त की अभिरुचि सांस्कृतिक उपलब्धियां, साम्राज्य की सीमा, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में हमें जानकारी सिक्कों से या मुद्राओं से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के रूप में कालिदास की रचनाओं से एवं पुराणों से समुद्रगुप्त के विषय में ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। सामान्यतः उसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। इस मत से प्रायः सभी सहमत हैं कि कुछ इतिहासकार 335 से पूर्व, कुछ हैं वो 319 से मानते हैं, किंतु इसको स्वीकार नहीं किया जाता कि गुप्त संवत उसने ही प्रारंभ किया था। ऐसा मानकर 319 सन स्वीकार करते हैं। कुछ इतिहासकार 324 से उसका काल स्वीकार करते हैं, किंतु 335 से 375 ईस्वी तक मानने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इस काल में निश्चित रूप से उसका शासन रहा था। उसके उत्तराधिकार के विषय में प्रयाग प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक में विवरण है कि पिता द्वारा उसे उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा गया कि तुम योग्य हो, पृथ्वी पर राज्य करो। चंद्रगुप्त की इस घोषणा का सभ्यजनों ने स्वागत किया, किंतु तुल्य कुलज निराशा से पीले पड़ गए, ऐसा उल्लेख है। तुल्य कुलज से अर्थ लगाया गया कि जो लोग उत्तराधिकारी थे, भाई बंद थे, या जिनको अपेक्षा थी कि वह राजा होंगे चंद्रगुप्त के बाद, या पिता उनको राजा घोषित या युवराज घोषित करेंगे, किंतु उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। उन्हें तुल्य कुलज के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है या लिखा गया है। कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तराधिकार के लिए युद्ध की संभावना व्यक्त करते हैं कि उसने युद्ध किया था। कचगुप्त, कांचगुप्त का उल्लेख आता है, सिक्का मिला है, इस तरह की बात आती है। सिक्के कुछ प्राप्त हुए हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम कच्छ या कांच ही था, किंतु बाद में जब उसने विजय अभियान किया, उसके बाद उसने समुद्रगुप्त नाम धारण किया था। तो अनेक संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। उत्तराधिकार युद्ध के बारे में भी ऐसी बातें प्रचलन में हैं, किंतु इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं होने के कारण इनको सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा गया है, जिस प्रकार शिव की जटा से बंधन मुक्त होने के पश्चात गंगा का पवित्र जल तीनों लोकों को पवित्र करता है,
उसी भांति सम्राट का संचित विमल यश, दान परायणता, बाहुबल एवं शस्त्र ज्ञान से उत्कर्ष द्वारा अनेक मार्गों से शांतिपूर्वक ऊपर उठता हुआ तीनों ही भुवनों में या तीनों ही भुवनों को पवित्र करता है। आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रारंभिक स्थिति चाहे जैसी भी रही हो, वह गुप्त सम्राटों में सबसे योग्य प्रमाणित हुआ और अपनी सफलताओं से उसने अपने पिता द्वारा अपने चयन के औचित्य को सिद्ध किया। आइए अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त की दिग्विजय। वह अपने युद्धों के लिए, अपने विजयों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, अपनी दक्षिण नीति के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 100 युद्ध उसने अपने जीवन काल में किए और वह सदा अपराजेय रहा। संघों ने भी उसके साथ युद्ध किया, जैसी कि संभावना व्यक्त की जाती है कि दक्षिण में 2 संघ, उत्तर में भी 1 संघ था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। किंतु वह अपराजेय बना ही रहा, उसे कोई पराजित नहीं कर सका। आजीवन वह अपराजित रहा। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति को धरणीबंध कहता है, जिसका अर्थ है भूमंडल को बांधना या भूमंडल को जीतकर वह बांधना चाहता था राजनीतिक रूप से, ऐसा इसका अर्थ लिया जाता है। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा को निम्नानुसार वर्णित किया जाता है। पहला, आर्यावर्त का प्रथम अभियान। दूसरा, दक्षिणापथ का अभियान। तीसरा, आर्यावर्त का द्वितीय अभियान। दूसरी बार उसने आर्यावर्त पर अभियान किया था प्रथम अभियान के बाद। कुछ राज्यों को तो पुनः उसने जीता था क्योंकि वे स्वतंत्र हो गए थे। आटविक राज्य पर विजय, ये जंगल का क्षेत्र था आटविक राज्य, इस पर विजय प्राप्त किया था। 18 राज्य थे, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं। सीमावर्ती राज्यों की अधीनता, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जो सीमावर्ती राज्य थे, कुछ गणराज्य थे, कुछ सीधे राज्य थे, राजाओं द्वारा शासित थे, इन क्षेत्रों को उसने जीता। कुछ ने अधीनता स्वीकार की बिना युद्ध के। विदेशी राज्यों के द्वारा भी अधीनता स्वीकार की गई। अलग अलग श्रेणियां इसकी हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए अब देख लेते हैं आर्यावर्त या उत्तर भारत का प्रथम अभियान। पहले राज्य का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त होता है अच्युत के नाम से। इसके विषय में कम जानकारी उपलब्ध है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार अच्युत अहिछत्र अथवा बरेली का क्षेत्र था, वहीं का शासक था, किंतु उसकी मुद्राओं में नागवंशी मुद्राओं के समान या समानता होने के कारण कुछ विद्वान इन्हें नागवंशी शासक भी स्वीकार करते हैं। तो पहला राज्य था अच्युत। दूसरा था नागसेन। नाम से स्पष्ट है कि यह नागवंशी शासक था। ग्वालियर से लेकर मथुरा तक यह राज्य विस्तृत था। इसकी राजधानी पद्मावती थी। तीसरा, गणपति नाग, जिसका उल्लेख केवल ग अक्षर से हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में नागसेन के आगे का भाग नष्ट हो गया है। कुछ विद्वानों के द्वारा इसे गणपति नाग स्वीकार किया जाता है। यह विदिशा के समीप स्थित एक शासक था, इसका राज्य विदिशा के पास था, ऐसा स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में केवल ग लिखा हुआ है, बाकी भाग मिट चुका है। अनुमानित है ये गणपति नाग, इतिहासकारों के द्वारा ऐसा अनुमान किया गया है, क्योंकि बीच में एक राज्य बच रहा है, पहला राज्य, फिर बीच में एक राज्य छूटता है और अगले राज्य का नाम का उल्लेख होता है कोटकुलच के रूप में। तो उससे स्वाभाविक है कि उस राज्य को पार करने के बाद, विजय के बाद ही समुद्रगुप्त आगे बढ़ा होगा, इसलिए ग से गणपति नाग का अनुमान किया जाता है। कोटकुलज यह एक वंश का नाम है। प्रयाग प्रशस्ति में इस शब्द के पूर्व राजा का नाम अंकित होना था, किंतु यह मिट गया है। डॉक्टर जायसवाल इसे पाटलिपुत्र का मगध वंश स्वीकार करते हैं। अपने मत के समर्थन में उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की कोटकुलज शब्द से आगे के वर्णन का आश्रय लेते हुए लिखा है कि समुद्रगुप्त ने पुष्पक में उत्सव मनाया, अतः यह क्षेत्र, पुष्पक का क्षेत्र, पाटलिपुत्र था। किंतु इसे स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि पाटलिपुत्र पर तो गुप्तों का पहले से ही अधिकार था। डॉक्टर R.C. मजूमदार इसे कान्यकुब्ज का क्षेत्र स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल में कान्यकुब्ज पुष्पपुर कहलाता था। ज़्यादातर लोग इसको स्वीकार करते हैं। अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त का दूसरा अभियान, जो दक्षिणापथ का अभियान कहलाता है।
समुद्रगुप्त अपने दक्षिण नीति या दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण के लिए या उन क्षेत्रों के विजय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आर्यावर्त के क्षेत्र में पहले उसने सफलता प्राप्त की। यह भी उसकी कूटनीतिज्ञता या राजनीतिज्ञता को जाहिर करता है कि पहले उसने उत्तर भारत को शांत किया, क्योंकि वह दक्षिण भारत की ओर अभियान करने यदि जाता बिना इनको पराजित किए उत्तर भारत के क्षेत्र को जीते हुए, तो विद्रोह की स्थितियां आ सकती थीं। इस बात को वह समझता था, इसलिए पहले उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन उत्तर भारत में किया और उसके पश्चात वह दक्षिण भारत की ओर गया, जहां पर उसने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जो इस प्रकार है। पहला कोसल, ये पहला ही क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, दक्षिण कोसल का क्षेत्र है। वस्तुतः इसको दक्षिण कौशल माना जाता है। यहाँ का राजा महेंद्र था, यहाँ पर राज्य कर रहा था। रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर, कुछ लोग रायपुर और संभलपुर मानते हैं। ये हमारा कॉलेज जहाँ स्थित है वही इलाका आता है, पिथौरा का इलाका, सरायपाली तक, उससे आगे संबलपुर का क्षेत्र, रायपुर से लेकर ये क्षेत्र था। कुछ विद्वान इसमें बिलासपुर और उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो जिला है उसका कुछ हिस्सा भी शामिल करते हैं। इसकी राजधानी श्रीपुर थी, जो महासमुंद जिले में स्थित है। ये भी हमारे पास स्थित है, रायपुर और पिथौरा के बीच या महासमुंद जिले में यह स्थित है श्रीपुर। ये इसकी राजधानी थी। तो दक्षिण कोसल पहला था। दूसरा महाकांतार, यहाँ का शासक व्याघ्रराज था। यह राज्य भी छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित, हमारे छत्तीसगढ़ का जो इलाका है बस्तर का, वह क्षेत्र स्वीकार किया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस राज्य को गोंडवाना के क्षेत्र से, मध्य प्रदेश में जो जंगली इलाका था, उससे स्वीकार करते हैं और उसकी राजधानी संभलपुर को बताते हैं। तीसरा राज्य था कोराल, यहाँ का शासक मंटराज था। यह राज्य मद्रास और उड़ीसा के मध्य स्थित था। फ्लीट इसे केरल मानते हैं, किंतु अन्य इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार यह गंजाम का कोलाद नाम का क्षेत्र था। आप सभी परिचित होंगे कि गंजाम हमारे समीपवर्ती पड़ोसी राज्य उड़ीसा का एक जिला है। चौथा था पिष्टपुर, यहाँ का राजा महेंद्रगिरी था। यह राज्य गोदावरी जिले में स्थित था, दक्षिण भारत में। फ्लीट तथा डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय महेंद्र को महेंद्रगिरी मानकर इसे पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है उसका क्षेत्र बताते हैं, किंतु ज़्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं करते। पांचवा राज्य था कोट्टूर, यहाँ का राजा स्वामीदत्त था। यह गंजाम जिले में कोट्टूर नाम के स्थान पर स्थित था। कुछ इतिहासकार इसके लिए 2 स्थान बताते हैं, एक पिष्टपुर और दूसरा कोट्टूर। ये 2 स्थलों का नाम लेते हैं, किंतु सामान्य तौर पर इसको भी स्वीकार नहीं किया जाता। छठा राज्य है एरंडपल्ल, दमन नाम का शासक यहाँ पर राज्य कर रहा था। इसकी स्थिति के विषय में विवाद है। सामान्यतः उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित एरंडपल्ली नामक स्थान पर यह स्थित था। फ्लीट एरंडपल्ली को खान देश में स्थित एरंडोल मानते हैं। दुबरिया इसे एंडपल्ली मानते हैं जो गंजाम जिले में था, तथा जी रामदास इसे विशाखापत्तनम में स्थित यंडपल्ली मानते हैं। तो अलग अलग स्थलों के नाम अलग अलग इतिहासकार स्वीकार करते हैं, किंतु प्रायः सभी इस बात से सहमत हैं कि ये उड़ीसा या दक्षिण भारत का ही कोई इलाका था। 7वां राज्य था कांची, यहाँ का शासक विष्णुगुप्त जो पल्लव वंश से संबंधित था। यह आधुनिक कांजीवरम नाम के स्थान पर स्थित था। इसका राज्य कृष्णा नदी से लेकर पालेर अथवा कावेरी नदी तक स्थित था, ये माना जाता है। 8वां राज्य था अवमुक्त, नीलराज यहाँ का शासक था। स्थान निश्चित नहीं किया जा सका है, अब तक विवादास्पद है, किंतु सामान्यतः इसका क्षेत्र कांची और वेंगी के मध्य माना जाता है। डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी गोदावरी जिले में स्थित नीलपल्ली से इसका संबंध जोड़ते हैं। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल अवमुक्त को हाथी गुम्फा अभिलेख का अवदेश का राज्य स्वीकार करते हैं। 9वां राज्य था दक्षिणापथ के अभियान में वेंगी का शासक हस्तिवर्मन था। यह राज्य मद्रास के कृष्णा जिले में स्थित था। इसकी पहचान कृष्णा तथा गोदावरी के बीच एल्लोर के निकट वेंगी या पेंडु
वेंगी से की जा सकती है। 10वां राज्य था पालक्क। पालक्क में उग्रसेन शासन कर रहा था। आज गोदावरी नदी के तट पर पलकोल्लू नामक स्थान पर इसको स्थित माना जाता है। डॉक्टर राय चौधरी इसे पलक्कड़ को मानते हैं, इस स्थान का संबंध जोड़ते हैं। यह पल्लव राजवंश का निवास स्थान था जो गुंटूर या नेल्लोर में था। पालक के पश्चात देवराष्ट्र। इस राज्य में कुबेर नाम का राजा शासन कर रहा था। यह राज्य विशाखापत्तनम के समीप एलमांचिली नामक स्थान पर था। स्मिथ इसे महाराष्ट्र मानते हैं, यद्यपि इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता। अधिकांश जो विदेशी इतिहासकार हैं वो भारत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाने के कारण अलग ढंग से उस बात को रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो भारतीय परंपराओं से परिचित हैं, भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बड़े आसानी के साथ स्थानों का चयन कर बता सकते हैं। किंतु विदेशी इतिहासकार इस तरह की बात कहते हैं जिनको स्वीकार करना असंभव है। अगला था कुस्थलपुर। यहाँ का शासक धनंजय था। यह राज्य अर्काट में स्थित कुट्टयूर अथवा कुट्टलूर नाम के स्थान पर स्थित था। तो इस तरह से 12 दक्षिणी राज्यों की विजय दक्षिणापथ अभियान में समुद्रगुप्त ने किया था। फिर एक प्रश्न उठता है, ये बात आती है कि दक्षिण राजाओं का एक संघ बन गया था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार कौशल और महाकांतार जो छत्तीसगढ़ के राज्य थे, हमारे क्षेत्र के राज्य थे, बस्तर और रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर का इलाका जो आता है, गंजाम जिला इसमें शामिल था, ऐसा माना जाता है, 2 राज्य। इन राज्यों को छोड़कर शेष राजाओं ने समुद्रगुप्त से युद्ध हेतु एक संघ का निर्माण किया था। कांची का शासक विष्णुगोप इसका नेतृत्व कर रहा था तथा इसमें 6 राज्य सम्मिलित थे, जिसमें कांची के अलावा अवमुक्त, वेंगी, पालक्क, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर, कुल मिलाकर 6 राज्यों का एक संघ बना और इसने समुद्रगुप्त के साथ युद्ध किया। किंतु कुराल के समीप हुए इस युद्ध में समुद्रगुप्त ने इस संघ को पराजित किया, ऐसा माना जाता है। किंतु ज़्यादातर इतिहासकार इस मत को भी नहीं मानते, किंतु इसके पक्ष में तर्क भी हैं और खंडन करने के पक्ष में भी तर्क हैं। डॉक्टर जायसवाल तो दक्षिण के 2 संघों से युद्ध का बताते हैं। प्रथम का नेतृत्व विष्णुगोप कर रहा था और दूसरे संघ का नेतृत्व दूसरा राजा कर रहा था। पिष्ठिपुर, गिरी, कोट्टूर और एरंडपल्ली दूसरे संघ में सम्मिलित थे। अगला था वाकाटकों से युद्ध। इस संदर्भ में भी विद्वान मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान के समय उसने वाकाटकों से युद्ध किया था, किंतु इसे भी ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। इस काल में वाकाटक एक शक्तिशाली राजवंश था। उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि शकों के विरुद्ध युद्ध में वो पर्याप्त उपयोगी हो सकते थे। इस बात से समुद्रगुप्त परिचित था। वाकाटक एवं गुप्त दोनों ही राजवंशों को शकों से लगातार खतरा बना हुआ था और दोनों ही राजवंश इस बात से भली भांति परिचित थे। अतः ऐसी स्थिति में समुद्रगुप्त वाकाटकों से युद्ध का खतरा नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने जानबूझकर इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इसका लाभ शक उठा सकते थे। दोनों शक्तिशाली राजवंश थे, एक उत्तर का दूसरा दक्षिण का। अगर दोनों के बीच संघर्ष होता तो दोनों कमजोर होते और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ विदेशी शक्ति या शकों को प्राप्त हो जाता। अतः यह युग की आवश्यकता थी कि वाकाटकों से मित्रता की जाए, न कि युद्ध। अतः इस विषय में डॉक्टर राय चौधरी का मत ग्राह्य नहीं किया जा सकता कि उत्तरी भारत के वाकाटक उनके कुछ सामंतों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, ऐसा प्रतीत होता है। राय चौधरी के मत को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु उत्तरी भारत में जो कुछ राज्य वाकाटकों के सामंतों के थे तटीय क्षेत्रों में, उनको जीता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। वाकाटकों के साथ समुद्रगुप्त की कोई गुप्त संधि रही होगी, ऐसा भी अनुमान किया जाता है, जिसके कारण उसने उन पर आक्रमण नहीं किया, अथवा उस काल की आवश्यकता को समझते हुए समुद्रगुप्त ने ऐसा किया क्योंकि वह पर्याप्त रूपेण
कूटनीतिज्ञता और राजनीतिज्ञता उसमें विद्यमान थी। विजित राज्यों के प्रति नीति उसकी क्या थी? समुद्रगुप्त के द्वारा विशिष्ट दक्षिण नीति अपनाई गई। समुद्रगुप्त यह भली भांति समझता था कि दूरस्थ प्रदेशों पर राज्य करना आसान न होगा। अतः क्यों आसान नहीं होगा? आपको स्पष्ट होगा कि उस समय तक संचार के साधन और सड़कें या रेलवे लाइन का विकास नहीं हुआ था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जाने में न्यूनतम 3 महीने का समय लगता था। इस कारण से यदि उस क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया जाए तो भी उस पर नियंत्रण करना आसान नहीं था। इस कारण से समुद्रगुप्त ने विशिष्ट दक्षिण नीति अपनाई थी। उसने जो अभियान यहाँ पर किया उसका उद्देश्य उन राज्यों को समाप्त करना न होकर केवल उन पर प्रभुत्व स्थापित करना या उनसे प्रभुत्व स्वीकार करवाना था तथा कर प्राप्त करना था। अतः राजाओं को परास्त करने के पश्चात उसने उनके राज्य उन्हें पुनः उन राजाओं को, हारे हुए राजाओं को वापस लौटा दिया, पुनः प्रदान कर दिए तथा उनसे कर यानी राजस्व, भेंट या उपहार प्राप्त कर समुद्रगुप्त संतुष्ट हो गया और उनको अधीनता स्वीकृत करने के आदेश दिए जो उन्होंने माना। और इस तरह से करद राज्य या विशेष प्रकार की दक्षिण नीति का उसने पालन किया। यह उसकी कूटनीतिज्ञता का परिचय था। इसे ही सर्व दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है। ये उसकी विशिष्ट दक्षिण नीति थी। तीसरा, आर्यावर्त का द्वितीय अभियान। समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम आर्यावर्त के अभियान के समय अच्युत, नागसेन, गणपति नाग व कोटकुल वंश के राजाओं को परास्त किया था, किंतु उनका उन्मूलन नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का लाभ उठाकर इन शासकों ने अपने को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जबकि समुद्रगुप्त ने पहले इनको पराजित किया था, उसके बाद वह दक्षिणापथ के अभियान पर गया था, किंतु फिर भी उसका लाभ इन्होंने उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित किया। दक्षिणापथ से वापस लौटने के बाद उन्होंने फिर से यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अभियान किया। कुछ विद्वान यह भी स्वीकार करते हैं कि उत्तर के राजाओं ने भी संघ का निर्माण किया था तथा समुद्रगुप्त को इसका सामना करना पड़ा था, किंतु प्रयाग प्रशस्ति में इस विषय में कोई संकेत नहीं है। इस कारण इस संभावना को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को परास्त किया। पहला राजा था रुद्रदेव, यह कौशांबी का राजा था। डॉक्टर जायसवाल और के.एन. दीक्षित रुद्रदेव को वाकाटक नरेश रुद्रसेन मानते हैं, किंतु डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर अल्तेकर और डॉक्टर राय चौधरी रुद्रदेव को रुद्रसेन वाकाटक का नरेश नहीं मानते। रुद्रदेव का प्रशमोद्धरण हुआ था तो यह उत्तरी क्षेत्र का ही कोई राजा था, ऐसा माना जाता है। तो रुद्रदेव, इसके बाद मातिल, यह अंतर्वेद का नागवंशी शासक था जिसकी राजधानी इंद्रपुर जो कि बुलंदशहर के समीप स्थित था। बुलंदशहर के समीप एक मिट्टी की मोहर पाई गई है जिस पर मतिल अंकित है, इससे इसके राज्य को वहाँ होना स्वीकार किया जाता है। तीसरे राजा थे नागदत्त। इसका राज्य मथुरा के पास, मथुरा तथा ग्वालियर के बीच स्थित था। मथुरा के समीप इस राजा के अनेक सिक्के या इस वंश के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे इसकी स्थिति वहाँ पर होना स्वीकार किया जाता है। चौथा राज्य था चंद्रवर्मा। राजा के विषय में अनेक मत प्राप्त होते हैं। भंडारकर, राय चौधरी व सरकार तथा एस.के. चटर्जी इसे पूर्वी बंगाल का शासक मानते हैं। वे इसे बांकुरा के निकट सुसुनिया पर्वत है उस पर प्राप्त शिलालेख के चंद्रवर्मन से इसका संबंध जोड़ते हैं और उसे ही चंद्रवर्मन बताते हैं। जबकि डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री इन्हें मारवाड़ के पोखरण, जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था, उस जिले का बताते हैं। डॉक्टर जायसवाल इसे पूर्वी पंजाब का कोई राजा स्वीकार करते हैं। इस तरह मतैक्य नहीं है, अलग अलग मत इनके विषय में हैं।
इनके बाद गणपति नाग, इसे विदिशा अथवा पद्मावती क्षेत्र का शासक स्वीकार किया जाता है। कुछ विद्वान इन्हें मथुरा का राजा तथा कुछ ग्वालियर के निकट नलपुर अथवा नरवर का राजा भी स्वीकार करते हैं और कुछ प्रमाण भी देते हैं। छठा शासक था नागसेन। इस राजा ने समुद्रगुप्त के आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नागसेन का उल्लेख पुराणों तथा हर्षचरित में पाया जाता है। पुराणों के अनुसार पद्मावती में नागवंशी राजाओं का राज्य था, अतः अधिकांश विद्वान नागसेन को पद्मावती का नागवंशी राजा स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान इसे मथुरा का राजा भी मानते हैं। तो ये छठा राजा था नागसेन। नागसेन के बाद अच्युत, यह अहिछत्र का शासक था, इसे भी नागवंशी राजा माना जाता है। आठवां राज्य था नंदी। दुब्रिया महोदय के अनुसार यह विदिशा का राजा था, संभवतः इसका पूरा नाम शिवनंदी था, ऐसा उल्लेख कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। नवां बलवर्मा। कुछ विद्वान इसे कामरूप का शासक स्वीकार करते हैं, असम कामरूप, किंतु उस काल में कामरूप को आर्यावर्त का हिस्सा नहीं माना जाता था, अतः इसका स्थान कहीं अन्यत्र था जिसकी स्पष्टता नहीं है, किंतु ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि असम या कामरूप का क्षेत्र यह नहीं था। अब हम देख लेते हैं आर्यावर्त के राजाओं के प्रति उसने क्या नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं पर विजय के पश्चात उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। यह दक्षिण के प्रति उसकी नीति के विपरीत नीति थी और यह उचित ही थी कि वह उत्तर भारत पर एक छत्र राज्य कायम करना चाहता था। कारण उसका ये था कि उत्तर भारत का वह स्वयं राजा था और इन क्षेत्रों पर वह आसानी के साथ नियंत्रण कर सकता था। सड़क मार्ग भी यहाँ पर थे और वह स्वयं उत्तर भारत का राजा था, जबकि दक्षिण के प्रति उसकी नीति के पीछे यह कारण था कि सड़कें या रेलवे लाइन का विकास उस समय तक नहीं हुआ था और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने में लंबा समय लगता था। यदि विद्रोह की स्थितियां वहां पर हों तो कम से कम 3 महीने तक वहां तक सुदूर दक्षिण तक पहुंचने में लगता था और 3 महीने वापस आने में। इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, किंतु उत्तर भारत के लिए ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पर आसानी से कुछ दिनों में वह नियंत्रण कर सकता था। इसलिए आर्यावर्त के राजाओं के प्रति उसने आक्रमण कर उनके राज्य को समाप्त किया तथा अपने राज्य में उनको सम्मिलित किया, जबकि दक्षिण भारत में उसने इसके ठीक उलट नीति का अनुसरण किया। तो ये समुद्रगुप्त के विषय में ये प्रथम वीडियो है। प्रथम भाग में आर्यावर्त में जो उसने द्वितीय अभियान किया था, यहाँ तक का अध्ययन हमने प्रस्तुत किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम उसके दूसरे हिस्से पर, जिसमें अन्य क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया, आटविक क्षेत्र या जंगली क्षेत्र पर किया, उसके बाद फिर पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती इन क्षेत्रों में जो राजा थे जिन्होंने अधीनता मानी थी और अन्य राज्य, इसके विषय में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके द्वितीय भाग में।